कुछ प्रोविजंस वक्फ एक्ट के आपके सामने बताऊंगा आपके दर्शकों को, और उससे आप लोग को ये समझ में आएगा आंकड़ों के साथ कि इस देश का कैसे इस्लामीकरण हो चुका है या किया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट, मैं अपनी बात को शुरू करने से बता दूं, शुरू करने से पहले बता दूं, जो मेरे आंकड़े हैं ये आप सबके लिए बहुत चौंकाने वाले हैं। और ये आंकड़े मेरे निकाले हुए नहीं है, वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया ये बना हुआ है, और ये काम कर रहा है वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत इनके अंडर ये काम कर रहा है। और इन्होंने ये बताया है कि करीब 6,59,877 प्रॉपर्टीज वक्फ संपत्ति रजिस्टर हो चुकी हैं जुलाई 2020 तक। और अगर इसको जोड़ा जाए एकड़्स में तो ये करीब बनता है 8 लाख एकड़। 8 लाख एकड़ जमीन ऑलरेडी वक्फ में रजिस्टर हो चुकी है। और इसके आगे अगर अपनी बात को सिद्ध करने के लिए एक बात बताऊं तो आप लोग जान के चौंक जाएंगे। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इन द केस ऑफ एसोसिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस सजीदा नसैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो रिपोर्ट हुआ है 2009 एससीसी ऑनलाइन पेज 686 में, उसमें कहा है कि डिफेंस और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पे इस समय वक्फ संपत्ति है ऑल ओवर इंडिया। ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, हाई कोर्ट का लिखा हुआ। और ये चीजें कैसे हुई, अब आप ये सोचेंगे, आपके मन में प्रश्न उठेगा कि ये चीजें कैसे हुई। तो मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि सबसे पहले अगर हम वक्फ एक्ट को देखें तो वक्फ एक्ट का सेक्शन 4 और वक्फ एक्ट का इतिहास देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को थोड़ा पहले वक्फ एक्ट का बैकग्राउंड भी दे देना चाहिए। सबसे पहले वक्फ एक्ट 1923 आया था, और अगर आप वक्फ एक्ट 1923 को कंपेयर करेंगे वक्फ एक्ट 1995 से तो आपको लगेगा कि ये दोनों उसके एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। वक्फ एक्ट 1923 मुस्लिम्स की इंटरसी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए था, उनको कोई ऐसे विशेष अधिकार नहीं थे। और अगर ये आज एक्ट एज इट इज आ जाए वक्फ एक्ट 1923 तो मुझे लगता है इससे हिंदू समाज के किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होगी। पर जैसे जैसे इस देश की राजनीति आगे बढ़ी, वक्फ एक्ट 1954 आया, सबसे पहले जो भारत की सरकार लाई, उसमें उनको काफी पावर्स दी गई। उसके बाद राजीव गांधी की सरकार 1984 में वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट किया उन्होंने। उसके बाद 1995 में वक्फ एक्ट आया जिसमें बहुत सारी पावर्स दे दी गई। और जो रहा जहां रहा, दिल में थोड़ी सी कसक थी, वो मनमोहन सिंह की सरकार ने 2013 में वक्फ एक्ट 1995 में अमेंडमेंट करके दे दिया। अब पूरा वक्फ एक्ट 1995 विद 2013 अमेंडमेंट क्या है, मैं वो आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले है सेक्शन 4 वक्फ एक्ट का सेक्शन 4। वक्फ एक्ट का सेक्शन 4 क्या पावर देता है? ये स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो एक सर्वे कमिश्नर अपॉइंट करेगा, और वो सर्वे कमिश्नर 2013 के अमेंडमेंट के बाद 1 साल के अंदर सर्वे करेगा सारी वक्फ संपत्तियों का, और जितनी भी संपत्ति वक्फ संपत्ति है वो उसको सर्वे की रिपोर्ट बनाएगा, उसमें उसको डिक्लेयर करेगा, उसमें उसका रजिस्टर बनाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें कोई प्रोविजन नहीं है पब्लिक नोटिस का। मतलब अगर आपकी संपत्ति सर्वे कमिश्नर वक्फ संपत्ति घोषित कर रहा है तो आपको पता भी नहीं चलेगा, वो ऑलरेडी सर्वे करके आपकी संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित कर चुका होगा। और आपके पास कोई मैकेनिज्म भी नहीं है कि आप पता करें सर्वे कमिश्नर से कि भाई क्या आपने हमारी संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित कर दी है। इस स्टेज में, सेक्शन 4 की स्टेज में, आपको इसकी कोई जानकारी नहीं। अब जब ये सर्वे हो जाएगा तो आगे सुनिए, सेक्शन 5 में सर्वे कमिश्नर जो है वो रिपोर्ट सौंपेगा वक्फ बोर्ड को। और ये जो सर्वे कमिश्नर मैं आपको बता रहा हूँ ये राज्य सरकारें अपॉइंट करेंगी। राज्य सरकार सर्वे कमिश्नर अपॉइंट करेगी, जो सर्वे करेगा, सारी वक्फ संपत्ति उसमें इंक्लूड करेगा जो जो उसको लगता है। पब्लिक नोटिस का कोई प्रोविजन नहीं है। उसके बाद ये रिपोर्ट सौंपेगा वक्फ बोर्ड को कि साहब ये प्रॉपर्टी हमने वक्फ संपत्ति घोषित की है। उसके बाद वक्फ बोर्ड उस चीज को एग्जामिन करेगा, एनालाइज करेगा। अगर उसमें कोई त्रुटियां है, कोई कमियां है तो वापस सरकार को लिख के देगा। इसके बाद रेवेन्यू अथॉरिटी को वक्फ बोर्ड कहेगा कि ये सारी चीजें रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में दर्ज की जाए। और इस स्टेज तक भी, सेक्शन 4 और सेक्शन 5 की स्टेज तक भी लोगों को
कोई भी प्रोविजन नहीं है पब्लिक नोटिस का या ऑब्जेक्शन इनवाइट करने। सेक्शन 6 की स्टेज पे अगर किसी को लगता है कि भाई उसकी संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित हो चुकी है सर्वे कमिश्नर द्वारा, तो वो 1 साल के अंदर वक्फ ट्राइब्यूनल में अपील कर सकता है। और इसमें भी जिसकी संपत्ति घोषित हुई है ये आप खुद से अपना अंदाजा लगा लीजिए, आपको खुद से पता चल जाए। इसके लिए कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है लॉ में कि आपको एक नोटिस दी जाए कि भाई आपकी संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित हो चुकी है। तो अगर किसी आदमी को लगता है कि वो एग्रीव्ड है सर्वे कमिश्नर के ऑर्डर से, तो 1 साल के अंदर आप ट्राइब्यूनल में अपील कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, सर्वे कमिश्नर होता है, सर्वे होता है, किसी की संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित की जाती है, उस आदमी को पता भी नहीं चलता है, 1 साल की मियाद बीत जाती है, ट्राइब्यूनल आप जा नहीं सकते हैं और आपकी संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित हो चुकी होती है। ये इस तरह से लॉ का दुरुपयोग किया जाता है। पहली बात तो लॉ में भी कोई प्रोविजन नहीं है पब्लिक नोटिस का या जिसकी संपत्ति गई है उसको इनवाइट करने का, उससे ऑब्जेक्शन जैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट के और सारे उसमें होता है। संजय सर तो लॉ के काफी जानकार हैं, हर चीज को समझते हैं और आप लोग भी जो सुन रहे होंगे मुझे ये सारी चीजें समझते हैं। यहाँ पे एक तरफा कार्रवाई हो रही है और कोई भी संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित की जा रही है और आपको 1 साल के अंदर उसके लिए ट्राइब्यूनल में आवाज उठानी है। अगर नहीं उठाएंगे तो आपकी संपत्ति ऑलरेडी मतलब जो सर्वे कमिश्नर का सर्वे है वो फाइनल है, खत्म। अब आते हैं सेक्शन 7 पे। सेक्शन 7 क्या पावर देता है? सेक्शन 7 कहता है कि अगर कोई डिस्प्यूट है वक्फ को लेके तो वो वक्फ ट्राइब्यूनल डिसाइड करे। अब वक्फ ट्राइब्यूनल में कौन होगा, ये भी एक बड़ा स्पेशल प्रश्न है कि अलग से ट्राइब्यूनल बनाया गया, सिविल कोर्ट की पावर नहीं है। मतलब अगर आज मुझे अपनी मंदिर मस्जिद का इशू लड़ना है तो मैं सिविल कोर्ट में जाऊंगा, 50 साल तक धक्के खाऊंगा, जो डिले होती है वहां पे फेस करूंगा। पर अगर वक्फ संपत्ति का मामला है तो सीधे वक्फ ट्राइब्यूनल जाया जा सकता है। और वक्फ ट्राइब्यूनल को क्या पावर है, सबसे पहले इनके चेयरमैन को पावर, वक्फ ट्राइब्यूनल में कौन कौन होगा, एक चेयरमैन होगा जो प्रदेश जुडिशियल सर्विस का होगा, जो डिस्ट्रिक्ट जज रैंक का होना चाहिए, एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पीसीएस जे जिसे क्या पीसीएस कहते हैं उस रैंक का अधिकारी होगा, और तीसरा एक मुसलमान होगा जिसको नॉलेज ऑफ मुस्लिम लॉ है। तो ये 3 लोग वक्फ ट्राइब्यूनल के मेंबर होंगे। अब सवाल ये बनता है कि आपने धर्म के आधार पे कैसे एक ट्राइब्यूनल में किसी मेंबर को रख लिया, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और जो आर्टिकल 323A भी देखा जाएगा जिसमें ये सारे ट्राइब्यूनल बनते हैं, तो इस तरह का ट्राइब्यूनल बनाने की कोई पावर भी नहीं है केंद्र सरकार। हमने ये भी बात अपनी पिटीशन में ली है कि केंद्र सरकार को लिस्ट 1, जो लिस्ट 1 जिसमें केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, उसमें वक्फ तो आता ही नहीं है। तो वक्फ पे आपने जो एक्ट बनाया यही असंवैधानिक है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपने जिस तरह से वक्फ ट्राइब्यूनल बनाया है ये खुद में असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एल चंद्र कुमार जो मैं केस बता रहा था उसके खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बार कर ही नहीं सकते किसी तरह से, हाईकोर्ट जाने को तो बार कर ही नहीं सकते आप हाईकोर्ट जाने से बाहर नहीं कर सकते। आपने सीधे एक ट्राइब्यूनल बना दिया और उस ट्राइब्यूनल में धर्म के आधार पे आपने एक मेंबर को रख दिया, और जो राज्य सरकार के लोग हैं जो पीसीएस है वो वक्फ ट्राइब्यूनल में रहेंगे। तो ये किस तरह का कानून है? अब इसके बाद आगे और वो भी देखिए, व्यवहार में ऐसा है कि जो राज्य सरकार जिसको भी अपॉइंट करती है वो मुस्लिम ही होता है। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बात मैं लीगली नहीं कहना चाहता था क्योंकि हम सिर्फ लीगली बात कर रहे थे, पर अगर प्रैक्टिकली बात करें तो जो आपने बात कही वो बिल्कुल सही। अब इसके अलावा सेक्शन 8 देखिए, ये जो सर्वे होगा जो जिसकी मैं अभी बात कर रहा था सेक्शन 4 और 5 में, उस सर्वे का पूरा कॉस्ट कौन वह उसका सर्वे का पूरा कॉस्ट कौन वहन करेगा? राज्य सरकार। मतलब ये सीधे सीधे आर्टिकल 27 का उल्लंघन हो गया कि हमारे टैक्स पेयर के मनी से वक्फ प्रॉपर्टी का सर्वे होगा, उस सर्वे का कॉस्ट, उस सर्वे की जितना खर्चा है वो राज्य सरकार वहन करेगी, और उसकी हमें नोटिस देने का भी प्रोविजन नहीं है। इससे ज्यादा बड़ा आपकी थीम को जस्टिफाई करने का मुझे लगता है कोई उदाहरण नहीं हो सकता है कि जो औरंगजेब का बनाया हुआ कानून है, शायद औरंगजेब भी ऐसा कानून ना बनाए। मैं आपको बताता हूँ मैंने ये टाइटल क्यों रखा औरंगजेब का कानून, क्योंकि जो औरंगजेब का कानून है जिसको मोहम्मदन लॉ कहते हैं हमारे यहाँ, वो है फतावा आलमगीरी, औरंगजेब के
समय पे ये बना था, उसमें इसी तरह के प्रावधान है, क्योंकि उसमें यह माना गया है कि जो मुसलमानों के अलावा और जो भी कोई है, हिंदू हैं या और भी कोई भी है, जो काफिर जिसको बोलते हैं, तो काफिरों को तो सिर्फ जजिया देके जिंदा रहने का अधिकार है, उसके अलावा उनके पास कोई अधिकार नहीं है। तो मुझे लगता है कि 1995 में और 2013 में जब भारत सरकार जिनके हाथ में थी, उन्होंने भी यही मान लिया कि जो औरंगजेब ने कहा वही सही है, इसलिए इस प्रकार के कानून बनाओ जिसमें मुस्लिम पक्ष को सारे के सारे अधिकार हों और जो काफिर हैं उनको किसी भी प्रकार का अधिकार न हो। मैंने इसीलिए इसका नाम औरंगजेबी कानून रखा है। नहीं, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही थीम रखी है। और मेरे दिल को, मेरे मन को, जो मेरा अध्ययन है इस विषय पे, उसको एकदम छूती हुई थीम है। अब अपनी बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, तो वक्फ काउंसिल बना, ये तो होगी सर्वे की बात। एक ही चीज को हम सेगमेंट करके सेग्रीगेट करते हुए मैं चल रहा हूँ कि आपके लोगों के दिमाग में क्लैरिटी रहे। इसके बाद आती है वक्फ काउंसिल, जो सेक्शन 9 में एक वक्फ काउंसिल बनती है। अब वक्फ काउंसिल में कौन कौन रहेगा साहब, आप देख के चौंक जाएंगे। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रिपोर्ट करेगी वक्फ काउंसिल को कि उनके यहाँ पे हर राज्य सरकार में काम कैसा चल रहा है। और उस वक्फ काउंसिल में कौन कौन होगा? यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ वक्फ, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। जो भारत सरकार का एक मंत्री है, वो इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, और वो देखेगा कि वक्फ में सही से प्रॉपर्टी इंक्लूड हो रही है कि नहीं हो रही है। और स्टेट गवर्नमेंट उनको सीधे रिपोर्ट करेगी। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके अलावा जो है ऐसे ऐसे मुस्लिम मेंबर्स रहेंगे। कौन? 3 लोग जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के हैं, 4 पर्संस ऑफ नेशनल एमिनेंस जो भी मुस्लिम होने चाहिए, 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मुस्लिम होने चाहिए, जिसमें 2 लोकसभा के हो, एक राज्यसभा का हो, एक चेयरपर्सन हो, 2 लोग हो जो हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट रहे वो मुस्लिम हो, 1 एडवोकेट हो नेशनल एमिनेंस का जो मुसलमान हो, 1 पर्सन टू रिप्रेजेंट मुतवल्लीज जो मुस्लिम हो। तो हर आदमी वक्फ काउंसिल में मुस्लिम होगा। और वक्फ काउंसिल एक प्राइम बॉडी है जो देखेगी ऑल ओवर इंडिया कि वक्फ मैनेजमेंट सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और राज्य सरकारें जमीन सही से कब्जा कर पा रही है कि नहीं कर पा रही वक्फ के नाम पे। और उसकी सीधे सीधे शय यूनियन गवर्नमेंट या भारत सरकार का एक मंत्री मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का उनको देगा। ये इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है। अब इसके आगे अगर अपनी बात को बढ़ाऊं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके बाद मैं वो मूल मूल सेक्शंस बता रहा हूं जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हमने चैलेंज की है, और जो हिंदू भावनाओं को, इस देश के सेकुलरिज्म को सीधे सीधे चोट पहुंचाता है। सेक्शन 28, सेक्शन 28 अगर आप सुनेंगे तो मुझे लगता है इस देश के लोगों की आत्मा झकझोर जाएगी। मतलब वो सोचेंगे कि किस तरह का कानून बना हुआ। सेक्शन 28 में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि जो वक्फ बोर्ड निर्णय लेगा उसको उसको इम्प्लीमेंट करना है। मैं पूछना चाहता हूं बहुत ही विनम्रता से कि क्या कोई ऐसी पावर इस देश के संविधान में किसी मठ को, किसी मठाधीश को, किसी शंकराचार्य को, किसी पुजारी को, किसी पुरोहित को दी हुई है कि हम कोई ऑर्डर पास करें और उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंप्लीमेंट करें? मेरे तो अध्ययन में नहीं आया, अगर मुझे आए तो प्लीज आप लोग बताइएगा। पर सेक्शन 28 में इसके अलहदा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दी है, ये ड्यूटी दी हुई है कि जो वक्फ बोर्ड का ऑर्डर है उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके अलावा जो वक्फ बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है वक्फ बोर्ड का, अब मैंने वक्फ काउंसिल के बाद आ गया हूं वक्फ बोर्ड का, तीसरी अथॉरिटी है वक्फ बोर्ड का। जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है उसको पावर है कि वो किसी भी पब्लिक रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट कर सकता है। जो भी सरकारी दफ्तर में जाए, वो जाके, वो सरकारी दफ्तर उसके लिए खुला रहेगा, वो उसको इंस्पेक्ट कर सकता है। और अगर वो किसी चीज की कॉपी मांगे तो 10 दिन के अंदर उसको उस चीज की सर्टिफाइड कॉपी मिल जानी चाहिए। आप भले आरटीआई में सालों साल तक धक्के खाते रहिए, इट डजेंट मैटर। पर अगर वक्फ बोर्ड के आदमी को किसी भी सरकारी दफ्तर से कोई कॉपी चाहिए, तो वो पहली बात तो इमीडिएटली एज अ मैटर ऑफ राइट कोई भी सरकारी फाइल इंस्पेक्ट कर सकता है, और 10 दिन के अंदर उसको उसकी सर्टिफाइड कॉपी अगर वो मांगेगा तो उसको दी जाएगी। सेक्शन 29 का ये प्रोविजन है। इसके बाद जो सेक्शन 31 है वो ये कहता है कि जो वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स होंगे, अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं तो उनके लिए वक्फ बोर्ड का ऑफिसर होने की वजह से इट विल नॉट बी अ डिस्क्वालिफिकेशन। ये एडिशनल उनको एडवांटेज दिया हुआ है। अब इसके बाद
ये तो आप लोग देख के सुन के चौंक जाएंगे। सेक्शन 36, पावर टू रजिस्टर वर्क प्रॉपर्टीज। जो भी आदमी ये चाहता है कि भाई वो वर्क प्रॉपर्टी अपनी रजिस्टर करना चाहे, तो वो वर्क बोर्ड को एप्लीकेशन देगा और वो वर्क प्रॉपर्टी रजिस्टर की जाएगी। और जब आप ये एप्लीकेशन देंगे तो वर्क बोर्ड उस एप्लीकेशन का अध्ययन करेगा, जिसकी प्रॉपर्टी ली जा रही है उसको बुलाएगा, उसको सुनेगा। मतलब यू आर सबॉर्डिनेट टू वर्क बोर्ड। अगर आपकी संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित की जानी है तो कोई आदमी सेक्शन 36 में अप्लाई कर सकता है कि भाई दीक्षित साहब की प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी घोषित करिए। वक्फ बोर्ड आपको नोटिस देगा और आप बाउंड हैं वक्फ बोर्ड के सामने जाने के लिए और अपनी बात आने के लिए, जो एक धर्म के आधार पर बना हुआ बोर्ड है, अथॉरिटी है। और उसके बाद जो भी वो ऑर्डर पास करेंगे उससे आप एग्री होते तो आप जाइए वक्फ ट्राइब्यूनल में लड़ाई लड़िए। अब देखिए ये बात आप इसको बराबर कंपेयर करते रहिएगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से, जहां पे हमारे पास कोई राइट भी नहीं कोर्ट जाने का, और यहाँ पे इनके लिए पैरेलल कोर्ट, इंस्टीट्यूशन, वर्क बोर्ड, डीएम और सारी व्यवस्थाएं बना रखी हैं इनकी संपत्ति वापस लेने की।